पवने प्रकृति की अदृश्य शक्ति, मौसम की नियति देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं MYK एजुकेशन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं MYK एजुकेशन एकेडमी के इस ज्ञानवर्धक मंच पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन और पृथ्वी के मौसम चक्र को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवनों की, विशेष रूप से स्थानीय पवनों की। ये वो हवाएं हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और तापमान के अंतर के कारण जन्म लेती हैं और उस स्थान की जलवायु पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। ये पवनें महज हवा का बहना नहीं है, ये प्रकृति की वो शक्ति है जो रेगिस्तान की तपिश को और बढ़ा सकती है तो कहीं तटीय क्षेत्रों में राहत की ठंडी फुहार ला सकती है। ये किसानों की फसलों के लिए वरदान या अभिशाप बन सकती है और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के जीवन का अभिन्न अंग होती है। आज हम जानेंगे प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में जो विभिन्न क्षेत्रों में मौसम और जीवन को प्रभावित करती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनका हमारे पर्यावरण तथा हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम इन अदृश्य शक्तियों के रहस्यों को उजागर करेंगे। ये यात्रा न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगी बल्कि आपको प्रकृति की अद्भुत कार्य प्रणाली के प्रति और भी जागरूक बनाएगी। आइए मिलकर समझते हैं इन स्थानीय पवनों की दुनिया को जो हर पल हर क्षण हमारे आसपास चुपचाप अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। लू उत्तर भारत की ग्रीष्मकालीन तपन्न देवियों और सज्जनों, हमारी चर्चा का पहला पड़ाव है एक ऐसी पवन जिसके नाम से ही उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग सिहर उठते हैं, विशेषकर प्रचंड गर्मी के मौसम में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लू की। यह एक अत्यंत गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है जो मई और जून के महीनों में इंडो गैंगेटिक मैदानों को अपने आगोश में ले लेती है। कल्पना कीजिए, दोपहर का समय, सूरज अपने पूरे ताप पर है और तभी अचानक एक गर्म झोंका आपके तन को झुलसाता हुआ गुजरता है। यही है लू का प्रकोप। यह पवन पश्चिम दिशा से चलती है और अपने साथ लाती है असहनीय गर्मी और शुष्कता। लू का जन्मथार मरुस्थल और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान के कारण होता है। जब इन क्षेत्रों में भूमि सूर्य की प्रचंड किरणों से अत्यधिक गर्म हो जाती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए आसपास के अपेक्षाकृत ठंडे लेकिन फिर भी गर्म क्षेत्रों से हवाएं तेजी से इस ओर बढ़ती हैं। यही हवाएं जब विशाल मैदानी इलाकों से गुजरती हैं तो वे और भी अधिक गर्म और शुष्क हो जाती हैं और लू का रूप धारण कर लेती हैं। इनकी गति सामान्यतः 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ये और भी प्रचंड रूप ले सकती है, जिससे धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। लू का प्रभाव केवल वातावरण तक सीमित नहीं रहता, यह मानव स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी गहरा असर डालती है। इसके सीधे संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक यानी ऊष्माघात का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना और बेहोशी शामिल हैं। इसीलिए डॉक्टर और विशेषज्ञ लू के समय, खासकर दोपहर में, घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं। यदि बाहर जाना भी पड़े तो सिर और चेहरे को ढककर, पानी का अधिक सेवन करते हुए और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनकर ही निकलना चाहिए। यह न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी एक कठिन समय होता है। समुद्री हवा, सी ब्रीज, तटों पर प्रकृति का शीतल स्पर्श। अब हम रुख करते हैं तटीय क्षेत्रों की ओर, जहां दिन के समय एक सुखद और शीतल पवन चलती है जिसे समुद्री हवा या सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। यह पवन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो समुद्र तट के निकट निवास करते हैं, विशेषकर गर्म और उमस भरे मौसम में। कल्पना कीजिए, दोपहर की तपती धूप में जब जमीन भट्टी की तरह तप रही हो, तभी समुद्र की ओर से एक ठंडी नम हवा का झोंका आता है और सारी गर्मी को कुछ पल के लिए भुला देता है। यह अनुभव समुद्री हवा की ही देन है, जो प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन प्रदर्शित करती है। समुद्री हवा के चलने का वैज्ञानिक कारण भी बड़ा रोचक है। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जमीन पानी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म होती है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी ओर
समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए उसके ऊपर की हवा अपेक्षाकृत ठंडी और भारी रहती है, जिससे वहां उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। प्रकृति का नियम है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसी नियम के तहत दिन में समुद्र के ऊपर की ठंडी और नम हवा जमीन की ओर चलने लगती है, जिसे हम समुद्री हवा कहते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर सुबह के बाद शुरू होती है और दोपहर तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब जमीन और समुद्र के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है। समुद्री हवा न केवल तटीय क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित रखती है, बल्कि वहां की आर्द्रता को भी बढ़ाती है। इसका प्रभाव तट से कई किलोमीटर अंदर तक महसूस किया जा सकता है। ये मछुआरों के लिए भी सहायक होती है और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शाम होते होते जैसे ही जमीन ठंडी होने लगती है, समुद्री हवा का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। चैप्टर 3 टाइटल स्थलीय हवा लैंड ब्रीज। रात्रि में तटों का विपरीत प्रवाह, बॉडी देवियों और सज्जनों, जिस प्रकार दिन में समुद्री हवा तटीय क्षेत्रों को शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार रात में एक विपरीत प्रक्रिया घटित होती है, जिसे स्थलीय हवा या लैंड ब्रीज कहा जाता है। यह पवन रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलती है और यह भी तटीय क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जहां समुद्री हवा नम और ठंडी होती है, वहीं स्थलीय हवा अपेक्षाकृत शुष्क और ठंडी होती है, क्योंकि यह जमीन के ऊपर से होकर गुजरती है, जो रात में तेजी से ठंडी हो चुकी होती है। स्थलीय हवा के बनने का कारण भी जमीन और पानी के गर्म और ठंडा होने की विभिन्न दरों में छिपा है। सूर्यास्त के बाद जमीन अपनी ऊष्मा को पानी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से खोने लगती है और ठंडी हो जाती है। इसके विपरीत समुद्र का पानी, जो दिन में धीरे धीरे गर्म हुआ था, रात में भी अपनी ऊष्मा को धीरे धीरे ही खोता है, इसलिए समुद्र की सतह का तापमान जमीन की तुलना में अधिक बना रहता है। इस स्थिति में ठंडी जमीन के ऊपर की हवा भारी होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, जबकि गर्म समुद्र के ऊपर की हवा हल्की होकर निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। परिणाम स्वरूप हवा जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे स्थलीय हवा कहते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर आधी रात के बाद अधिक प्रबल होती है और सूर्योदय तक जारी रहती है। स्थलीय हवा की गति समुद्री हवा की तुलना में सामान्यतः कम होती है, क्योंकि रात में तापमान का अंतर उतना अधिक नहीं होता जितना दिन में होता है। फिर भी यह तटीय क्षेत्रों में रात के तापमान को और कम करने में मदद करती है। यह पवन मछुआरों के लिए भी उपयोगी होती है, जो सुबह सुबह अपनी नौकाओं को समुद्र में ले जाने के लिए इसका सहारा लेते हैं। इस प्रकार समुद्री और स्थलीय हवाएं मिलकर तटीय क्षेत्रों में एक दैनिक पवन चक्र का निर्माण करती हैं, जो वहां के जीवन और जलवायु का अभिन्न अंग है। चैप्टर 4 टाइटल घाटी और पर्वतीय हवाएं, ऊंचाइयों का वायु नृत्य बॉडी। अब हम अपनी यात्रा को मैदानी और तटीय इलाकों से मोड़कर ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों की ओर ले चलते हैं, जहां एक विशेष प्रकार का पवन तंत्र कार्य करता है। इन्हें घाटी समीर वैली ब्रीज और पर्वतीय समीर माउंटेन ब्रीज के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों के दैनिक तापमान चक्र और स्थलाकृति की जटिलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं और वहां के मौसम, वनस्पति और मानव गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित करती है। यह प्रकृति की एक और अद्भुत व्यवस्था है, जो दर्शाती है कि कैसे विभिन्न भौगोलिक परिवेशों में वायु प्रवाह के विशिष्ट पैटर्न विकसित होते हैं। दिन के समय जब सूर्य चमकता है, तो पर्वतों की ढलानें घाटी के तल की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती हैं। इसका कारण यह है कि ढलानों को सूर्य की किरणें सीधे प्राप्त होती हैं और उनका सतह क्षेत्र भी अधिक होता है। इस गर्मी के कारण ढलानों के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस ऊपर उठती हुई गर्म हवा के स्थान को भरने के लिए घाटी के तल से ठंडी और भारी हवा ढलानों की ओर यानी ऊपर की ओर बहने लगती है। इस पवन को घाटी समीर या एनाबैटिक विंड कहते हैं। यह आमतौर पर सुबह के बाद शुरू होती है और दोपहर में सबसे प्रबल होती है, जिससे घाटियों में अक्सर दोपहर के बाद बादल बनने और कभी-कभी वर्षा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया रात में होती है। सूर्यास्त के बाद पर्वतों की ढलानें विकिरण के माध्यम से तेजी से अपनी ऊष्मा खोकर ठंडी हो जाती है, जबकि घाटी के तल की हवा अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है। ठंडी ढलानों के संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी और भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे घाटी की ओर बहने लगती है।
इस नीचे की ओर बहने वाली ठंडी हवा को पर्वतीय समीर या कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ये पवन रात भर चलती है और सुबह तक घाटी के निचले हिस्सों में ठंडी हवा का एक जमावड़ा बना सकती है, जिससे कभी कभी पाला पड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ये पर्वतीय हवाएं पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उत्तरोटाइटल पवनों का अनवरत चक्र, जीवन और प्रकृति का संतुलन। बॉडी तो देवियों और सज्जनों, आज हमने कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में जाना। लू की झुलसाती गर्मी से लेकर समुद्री हवा की शीतल फुहार तक, और स्थलीय हवा के रात्रि प्रवाह से लेकर घाटी व पर्वतीय हवाओं के दैनिक नृत्य तक। यह स्पष्ट है कि ये पवनें केवल वायु का प्रवाह मात्र नहीं है, बल्कि ये किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र और यहां तक कि मानव जीवन शैली को भी गहराई से प्रभावित करती है। ये हमें प्रकृति के उस अद्भुत संतुलन और व्यवस्था की याद दिलाती है, जहां हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। इन पवनों का अध्ययन न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें मौसम की भविष्यवाणी करने, कृषि योजनाओं को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा का सही उपयोग करने में भी मदद करता है। जब हम इन प्राकृतिक शक्तियों को समझते हैं, तो हम उनके साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सीखते हैं, उनके प्रकोप से बचने के उपाय करते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए लाभों का सदुपयोग करते हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने और उसके साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाती है। ये थी प्रमुख स्थानीय पवनें जो हमारे जीवन और मौसम को प्रभावित करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल विकस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।